जी, आप बोले यूपी का हाल? यूपी में विकास बहुत अच्छा हो गया है जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं। गुंडाराज के साथ साथ इकोनॉमिकली हमारी बहुत बूस्ट हुई है क्योंकि 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है। उसके अलावा राम मंदिर को अगर हम धर्म से ना जोड़ें तो वहाँ हमारा एक टूरिज़्म सेक्टर बन गया है। उससे हमारा फॉरेन निवेश, विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो यूपी में विकास योगी आदित्यनाथ के आने से बहुत बढ़ गया है। हर सेक्टर में आप देखेंगी तो विकास डबल हो गया है। तो आपका मतलब है बीजेपी के आने से विकास डबल हो गया है हमारे भारत का? बिल्कुल भारत का नहीं, देखिए आपने यूपी का पूछा ना सबसे पहले। यूपी का तो डेफिनेटली हुआ है, क्यों मैंने आपको फिर बताया। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, अगर आप टूरिज़्म सेक्टर देखते हैं तो टूरिज़्म में बूस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। उसके अलावा आप गुंडाराज ख़त्म हो गया तो लोग बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। आप एक मेट्रो हम चलाने वाले हैं बीजेपी कहाँ से, मेरठ टू दिल्ली, तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर में जब बूस्ट होता है तो रेवेन्यू बनता है, इकोनॉमी बढ़ती है। बुलेट ट्रेन्स की भी बात चल रही है तो इकोनॉमी बढ़ रही है। और मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इसको पूरे लॉजिकली बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो विकास बहुत हो रहा है। अभी हम पेपर लीक के बारे में अगर आपसे पूछे तो उसमें आप क्या बोलें? देखिए पेपर लीक, अब कभी कभी कमियां हो जाती हैं, सब कुछ परफेक्ट नहीं है और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। योगी जी ने कहा है जिसने भी पेपर लीक वाला ये काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो थोड़ी बहुत तो कमियां हर जगह होती हैं। पर ये थोड़ी बहुत पहली बार नहीं हुआ है ऐसा कि पेपर लीक हुआ है। ये आए दिन मतलब ऐसी खबरें आती रहती है कि इसका पेपर लीक हो गया, यहाँ पेपर लीक हो गया। तो कुछ लोगों का कहना है इसके पीछे करवाया जा रहा है, पेपर लीक करवाया जा रहा है। नहीं मैम, इसमें बड़ी अथॉरिटीज़ का हाथ नहीं होता है। जो भी बड़ी अथॉरिटी होते हैं, जिनके थोड़े बहुत चमचे होते हैं, वो सब ये काम करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बड़ी अथॉरिटी का ये संलग्न होगा इसमें। किसान आंदोलन की बात करते हैं। मैम किसान आंदोलन पर बिल्कुल बोलना चाहूँगा। मैंने शंभू बॉर्डर से खुद कवर किया है मैम। उसमें मोस्टली किसान है और नहीं भी है, क्योंकि उसमें आप जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो है। 1984 उनके ट्रैक्टर पर लिखा हुआ है कि वो किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की भी मांग करते हैं। डेफिनेटली मतलब आप कहना चाहते हैं वहाँ जितने भी लोग जो किसान के नाम पे किसान नहीं है, वो किसान के नाम पे खालिस्तानी लोग हैं? मैम उसमें किसान भी है और खालिस्तानी भी है, आप समझी नहीं। उनकी किसान के साथ साथ खालिस्तान मांग भी है। एमएसपी, वो उन्होंने क्या कहा, एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए। एमएसपी तो हम दे रहे हैं फसलों पे, क्या कहा किसान अर्जुन मुंडा के साथ जो मीटिंग हुई, 5 फसलों पे एमएसपी देंगे। आप वो फसल उगाइए ना। वहाँ पंजाब का वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है, तो आप वो फसल उगाइए। अगर ये सब किसानों की बात होती तो इसमें भारत का सारा किसान होता। अगर उस सब किसानों की बात है, अरहर पे दिया है, दाल पे दिया है, तो आप खुश होइए ना। बाकी किसान जो 70-80% दाल लगाता है, वो लोग तो खुश होना चाहिए उस पर एमएसपी दी। इसका मतलब वो सिर्फ आपकी मांग है, तभी आप खुश नहीं है। दाल पे तो दी, मसूर पे दी, और उसके बाद पानी ग्राउंड लेवल वाटर नीचे चला गया। अब धान में क्या होता है, 1 केजी धान में 5 से 6 हज़ार लीटर पानी लगता है। वाटर लेवल जब नीचे चला जाएगा तो क्या होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार ने एक पक्ष रखा था वो बहुत बेहतर था। एमएसपी अगर हम दे भी देते हैं, हमारे पास इतने वेयर हाउसेस नहीं है, हम कहाँ रखेंगे धान हम। और हम इतना हाईली सब्सिडाइज जो एमएसपी पे हमें मिलता है, हम वो क्या करते हैं, गरीबों को देते हैं ना सब्सिडी पर। तो वो हम इतना सारा कैसे हम महंगा खरीदेंगे, और फिर अब ज़्यादा सामान हो गया तो हम उसको देंगे कैसे और सस्ते में। ये तो सरकार के ऊपर लोड पड़ जाएगा। तो फार्मर के जो प्रोटेस्ट है वो रोक लिया गया है और किसान अब धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस अब क्या कर रही है, उनको स्पॉट कर रही है जो थे, और उनका OCI मतलब उनका पासपोर्ट रद्द कर रही है। जी, आपने बहुत अच्छा कहा। आप है कहाँ से? मैं बेसिकली कानपुर से हूँ और यहाँ फिल्म सिटी में मैं मीडिया की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पता चल रहा है आपके बोलने के तरीके से। तो अगर मैं आपसे एक सवाल और करूँगी, अगर मोदी जी की सरकार को एक मिनट के लिए साइड कर दिया जाए तो ऐसी कौन सी दूसरी पार्टी है जिनको आप मोदी के लेवल पर देखते हैं कि वो मोदी को रिप्लेस कर सकती है? मैम देखिए, मोदी, मैं इसको थोड़ा पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी किस लिए आई थी, भ्रष्टाचार हटाने के खिलाफ। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने कहा था कि इन लोगों के नाम हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज वो उन्हीं के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता था केजरीवाल बहुत बेहतर ऑप्शंस थे, लेकिन अब जो उन्होंने किया है भ्रष्टाचार, तो मुझे नहीं लगता मोदी के अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि गठबंधन में सारी पार्टियाँ एक नहीं है, बहुत सारा गठबंधन है। इस पर राहुल
राहुल गांधी हैं और उसमें हर कोई अपना बात रखना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। और बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, संगठन में है शक्ति, उन्हें पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ही उनको लीड करेंगे। तो लॉजिकली भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी के अलावा कोई भी ऐसा नेता है जो लीड ले सकता है और 24 में आ सकता है। अगर पार्टी बन भी जाती है इनकी गठबंधन की, तो इनकी पार्टी चल ही नहीं पाएगी। अच्छा, कांग्रेस के बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल मैम, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस में लीडरशिप जो है वो मजबूत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी हैं और जो भी नेता हैं वो सही से लीडर्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। सचिन पायलट अभी बीच में आया था सुनने में कि जाने वाले हैं। इनके ज़्यादा से बड़े नेताओं को वो ओहदा ही नहीं मिल रहा जिससे वो उनके साथ पार्टी में रहें। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे, 80 साल के हैं, क्या आप उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरह देखती हैं? बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझसे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे जब तक मैं एक अच्छा भाषण नहीं दूंगा। और मैं गरीबों के बीच में जाकर अगर मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बात करने लगूँ तो मुझसे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। मोदी जी को पता है कैसे एक बिलियनर के साथ बात करनी है और कैसे एक ज़मीनी स्तर वालों के साथ जुड़ना है। वो जानते हैं, वो नब्ज़ जानते हैं भारत की। एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कर दिया। एग्जैक्टली अब भारत का पासपोर्ट, अब अगर आप भारत के बाहर कहीं भी जाते हैं तो पहले चेक इन में बहुत दिक्कतें होती थी, वो इवन आपसे ये तक पूछ लेते थे कि आप आज कहाँ रुकने वाले हैं। अब कुछ ऐसा नहीं होता। अब भारत की फॉरेन रिलेशंस इतनी बेहतर हो चुकी है कि अभी जब वॉर हुआ था यूक्रेन और रशिया, तो दोनों ही कंट्रीज से हमने ना किसी से बैर किया ना किसी से लड़ाई की, और दोनों ही कंट्रियों से हमने बात की। इवन हम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाओ। हमारे फॉरेन रिलेशंस बहुत ही बेहतर हो गए हैं और आज हमसे हर कंट्री ट्रेड करना चाहता है। आप देखिए अभी इससे पहले एप्पल, टेस्ला, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन में यूथ सबसे ज़्यादा है और यूथ जहां होता है वहां का विकास अपने आप होगा। तो इसीलिए भारत से कोई इस समय दुश्मनी करना ही नहीं चाहता, बिकॉज ऑफ भारत की जो इकॉनमी है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी आने वाले समय में और बेहतर होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेन रिलेशंस हमारे बेहतर ही हुए हैं। और बेरोज़गारी पे आप क्या कहेंगे? मैम बेरोज़गारी, देखिए बेरोज़गारी का क्या है, बेरोज़गारी है, हमारे देश में बेरोज़गारी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा बूस्ट कर रहा है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाएँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अब इंसेंटिव अच्छा है। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, हमारी इकॉनमी भी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करती है और हम उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। हाँ बेरोज़गारी है देश में, बेरोज़गारी जो मैंने पिछली बार अनएम्प्लॉयमेंट का देखा था काफ़ी ज़्यादा है इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में, बट उस पर भी मोदी सरकार काम करेगी। तो आप लोगों के हिसाब से मोदी सरकार आएगी दोबारा? मैंने ये नहीं कहा, आपने जो सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये बताइए। देखिए मोदी सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, यहाँ जनता जितनी खड़ी है सबके मन में कुछ ना कुछ होगा, वो तो वोट वाले दिन पता चलेगा, कोई कुछ नहीं बताता। बट हाँ, बिफोर 2014 and after 2014 there is a lot change and I think that Modi will come because there is no other option for people to vote because हर घर मोदी, घर घर मोदी, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। और जब से राम मंदिर बना है इसमें एक हिंदू के सेंटिमेंट को बहुत अफेक्ट किया है और वी आर इमोशनल, एज वी आर इंडियन वी आर इमोशनल। तो मुझे लगता है कि मोदी इस बार फिर से आएंगे। लोगों का हिंदू को लेके ही लोगों के सवाल उठ रहे हैं। जैसे मोदी जी को बहुत पॉजिटिव में लिया जाता था, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से बहुत लोग नेगेटिव बातें करने लगे हैं मोदी जी के। हम क्यों नहीं मांग करें राम मंदिर की? ये हमारा 500 साल से चल रहा था। आप ये बताइए, अगर आप सऊदी अरब जाएंगे तो उनके पास हज है, हमारी भी तो कोई लोकेशन होनी चाहिए। और उसको धर्म से फिर क्यों जोड़ते हो आप? विदेश का पैसा नहीं आएगा, कितना हिंदू है विदेश, भारत के बाहर, तो भारत की इकॉनमी बूस्ट नहीं होगी, वहाँ लोग रहेंगे आसपास, टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा, हमारा टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा, पैसे नहीं आएंगे। आप उसको धर्म से मत जोड़िए, आप उसको धर्म प्लस इकोनॉमिक, पैसा हमारा कितना बढ़ेगा, बूस्ट होगा, दोनों तरीके से देखिए। और राम मंदिर किसी भी, भारत में क्या है, हम किस लिए जाने जाते हैं? हम मॉडर्न होने के लिए नहीं जाने जाते, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के तौर पे राम मंदिर एक हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक मामला है और उसमें मुझे लगता है ये बहुत सही है और उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी हम बूस्ट हो रहे हैं। राम मंदिर में वहाँ पे हाईवे बन रहे हैं कनेक्ट करने के लिए लोगों को, तो दैट विल हेल्प ऑल द पीपल। और आप देखिए कितना पैसा आएगा और आने वाले समय में आप ये नोट कर लीजिए, भारत की जीडीपी में ग्रोथ ज़रूर आएगी 1 से 2% राम मंदिर पर ही, सिर्फ इतना वहाँ इकोनॉमी बूस्ट होगी।